नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, शिवा कॉन्सेप्ट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हिंदी व्याकरण की पहली कक्षा के साथ। आज हम जानेंगे कि हिंदी तक भाषा का विकास क्रम क्या रहा। भाषा जो व्यक्त करने का एक माध्यम भी होता है, इशारों के द्वारा, मौखिक रूप से बोल करके या लिख करके। दुनिया में कुल 3000 भाषाएं आज भी प्रचलन में हैं और इन 3000 भाषाओं को कुल 13 भाषा परिवारों में विभाजित किया गया है, जिनमें एक महत्वपूर्ण भाषा परिवार है भारोपीय। और हमारी हिंदी, जिसे आज हम भारत के सर्वाधिक लोगों के द्वारा प्रयोग करते हैं, वो इसी भाषा परिवार से आती है। तो 13 भाषा परिवारों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे मुख्य भाषा परिवार है चीनी, इसके बाद द्रविड़, सोमेटिक, उसके बाद हेमेटिक, उसके बाद आग्नेय, फिर आती है यूराल, अल्टाइक, इसके बाद बांटू, फिर आती है अमेरिकन, जिसे हम रेड इंडियन भाषा परिवार भी कहते हैं। इसके बाद 9वें क्रम पे आती है काकेशस, 10वें क्रम पे आती है जापानी कोरियाई, जापानी कोरियाई। 11वें क्रम पे आती है सूडानी, उसके बाद बुशमैन एवं भारोपीय। तो हमने कहा कि दुनिया में जो 3000 भाषाएं प्रचलित हैं, उन 3000 भाषाओं को इन 13 भाषा परिवारों में हमने बांटा है। भाषा परिवार से मतलब है कि वह भाषा किस समूह से उत्पन्न हुई है, किन क्षेत्रों से जुड़ी हुई है, इसलिए उसे हम भाषा परिवार विभाजित। जैसे हम भोजन को विभाजित करते हैं, भारतीय व्यंजन, चीनी व्यंजन, अफ्रीकन व्यंजन, अन्य क्षेत्रों के व्यंजन, उसी प्रकार जैसे खाद्यान्न को भी हम विभाजित करते हैं। यहाँ तक कि हम मनुष्यों को भी विभाजित करते हैं। मनुष्यों की भी अलग अलग प्रजातियाँ हैं। जब आप इतिहास पढ़ेंगे तो इतिहास में आपको दिखेगा निग्रो, मंगोलायड, भूमध्य सागरीय, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड और कई प्रकार के ऐसे मनुष्यों की भी प्रजातियाँ हैं। तो यहाँ हम भाषा परिवार के संबंध में बात कर रहे हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाता है भारोपीय भाषा परिवार। भारोपीय भाषा परिवार से ही हमारी हिंदी का जुड़ाव रहा है। यह सबसे पहले प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी किस भाषा परिवार से जुड़ी हुई है, तो ये भारोपीय भाषा परिवार है। विश्व में लगभग 42% के लोग, 42 से 43% लोग इस भाषा परिवार की भाषा का प्रयोग करते हैं। और यदि भारत के परिप्रेक्ष्य में बात किया जाए तो लगभग 73% लोग भारोपीय भाषा को बोलते हैं। तो इस प्रकार से भारोपीय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण पहचान से जुड़ी हो जाती है। भारोपीय शब्द का जो कारण है, भारोपीय यानी कि भारत और यूरोप के क्षेत्रों में जो बोले जाने वाली भाषा है वो इससे समतुल्य है, इसलिए इसे हम भारोपीय भाषा परिवार कहते हैं। भारोपीय भाषा परिवार के भी श्रेणियां विभाजित होती हैं। हम आगे देखेंगे कि भारोपीय को पुनः 2 भागों में बांटा जाता है। यदि भारोपीय के मूल स्थान को लेकर बात किया जाए तो कहा जाता है कि जो इसका मूल स्थान है, अधिकतर विद्वान ऐसा मानते हैं कि यूराल पर्वत के दक्षिण पूर्व का एक क्षेत्र है जिसे हम किर्गिज के मैदान के नाम से भी जानते हैं। यह मैदानी क्षेत्र ही
इस भारोपीय भाषा परिवार का मूल क्षेत्र रहा है, जिसे हम ब्राइंदेस्टाइन के नाम से भी जानते हैं। यदि यह कहा जाए कि भारोपीय का मूल स्थान क्या है, तो सर्वाधिक विद्वान इस बात से सहमत होते हैं कि वो ब्राइंदेस्टाइन है, जो किरकिट के मैदान का क्षेत्र है। तो भारोपीय के बाद हम आगे बात करते हैं। भारोपीय को दो शाखाओं में विभाजित किया गया है। भारोपीय को दो शाखाओं में विभाजित किया गया है। एक शाखा जिसे हम शतम कहते हैं और दूसरी शाखा जिसे हम केंतुम कहते हैं। यदि केंतुम को देखा जाए तो इसके अंतर्गत यूरोप की कई सारी भाषाएं, जैसे जर्मनिक, जैसे इटैलिक, इसके अलावा ग्रीक और भी कई सारी भाषाएं आती हैं। जबकि शतम में देखा जाए अल्बानियाई, आर्मीनियन, इसके साथ साथ थेसोफ्रीजियन और इसी में एक शाखा हो जाती है भारत ईरानी। अब यहां ध्यान दीजिएगा, यह भारत ईरानी हिंदी के दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाती है। भारत ईरानी को हम आर्य शाखा के नाम से भी जानते हैं। यदि आप इसे थोड़ी सी मेहनत के साथ समझ लें तो हिंदी के विकास का पूरा क्रम आपको समझ में आ जाएगा। तो हमने सबसे पहले जाना कि दुनिया में कुल 13 भाषा परिवारों में से एक भाषा परिवार है जिसे हम भारोपीय भाषा परिवार कहते हैं, जो दुनिया में लगभग 42 से 43% लोगों द्वारा प्रयोग में लाई जाती है और भारत के परिप्रेक्ष्य में इसकी संख्या लगभग 73% तक हो जाती है। यानी 73% लोग जो भारत में भाषा बोलते हैं वो कहीं न कहीं भारोपीय भाषा परिवार से जुड़ी हुई है। भारोपीय को पुनः दो श्रेणियों में बांटा गया, एक जिसे हम शतम कहते हैं, दूसरा जिसे हम केंतुम कहते हैं। तो केंतुम की अधिकतर भाषाएं जो यूरोप में प्रचलित हैं और शतम की अधिकतर भाषाएं जो कुछ यूरोप, मध्य एशिया और फिर भारत से जुड़ी हुई हैं। तो इसी की एक शाखा है, यानी कि शतम की ही एक शाखा और बन जाती है जिसे हम कहते हैं भारत ईरानी, और इसे हम एक नाम आर्य शाखा के नाम से भी जानते हैं। तो इस ब्राइंदेस्टाइन या उस क्षेत्र जो यूराल के दक्षिण पूर्व में था, उस क्षेत्र के कुछ लोगों का प्रवास भारत और ईरान की तरफ हो गया। भारत और ईरान की तरफ प्रवास के दौरान कुछ लोग ईरान चले गए तथा उन्हीं में से कुछ लोगों के द्वारा जो निवास स्थान चुना गया वो कश्मीर और पश्चिमोत्तर भारत का क्षेत्र था। और इसका चुनाव करने के कारण इस भारत ईरानी शाखा की कुल 3 श्रेणियां पुनः विभाजित हो जाती हैं। और 3 श्रेणियां जो बनती हैं उनमें एक है भारत ईरानी की 3 श्रेणियां बनती हैं, भारत और ईरानी, जिसे आर्य शाखा के नाम से भी जानते हैं। इसकी पुनः 3 श्रेणियां बनती हैं, जैसे ईरानी भाषा, दरद एवं भारतीय आर्य शाखा। भारतीय आर्य शाखा। तो ये 3 श्रेणियां बनती हैं। इनमें ईरानी को हम जानते हैं जो पर्शियन या फारसी भाषा उत्पन्न हुई। दरद जिसे आज हम कश्मीरी और उसके आसपास के कई सारे पश्तो और अन्य जो भाषाएं हैं अफगान के क्षेत्रों में और उत्तरी पाकिस्तान और कश्मीर के क्षेत्रों की जो भाषाएं हैं वो दरद के अंतर्गत आती हैं। और एक शाखा बचती है जिसे हम भारतीय आर्य शाखा के नाम से जानते हैं। अब हम मूल रूप से इसी पर बात करेंगे, भारतीय आर्य शाखा पे।
और भारतीय आर्य शाखा हमें हिंदी के विकास तक का मूल दिखाई देगी। तो भारतीय आर्य शाखा पे हम बात करते हैं। तो भारतीय आर्य शाखा की भी 3 श्रेणियां बन जाती हैं, कई श्रेणियां बनती हैं, जिनमें तो हम बात करते हैं भारतीय आर्य शाखा के बारे में। भारतीय आर्य शाखा या आर्य भाषा, यह भाषा की ही शाखा है, तो इसे हम आर्य भाषा कहते हैं, भारतीय आर्य भाषा। इसे हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। इसका इतिहास जो 3500 वर्ष पुराना माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो भारतीय आर्य भाषा है, ये उन लोगों के द्वारा लाई गई जो आर्य के रूप में भारत में आए। भारत के मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करने के साथ ही इन्होंने एक नई भाषा को जन्म दिया, जिसे हम संस्कृत के नाम से जानते हैं। तो यहाँ 3500 साल पुराने इतिहास को 3 शाखाओं में विभाजित किया जाता है, जैसे प्राचीन आर्य भाषा, प्राचीन आर्य भाषा, और इसका कालखंड आरंभ होता है 1500 बीसी से लेकर 500 बीसी। इसके बाद मध्यकालीन आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा, जिसका काल आरंभ होता है 500 बीसी से लेकर 1000 एडी तक, 1000 एडी तक। और इसके बाद आता है तीसरा, जिसे हम आधुनिक आर्य भाषा के नाम से जानते हैं, और इसका काल आरंभ होता है 1000 एडी से 1000 एडी से अब तक। तो इस प्रकार भारतीय आर्य भाषा को 3 कालों में विभाजित किया गया: प्राचीन आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा और आधुनिक आर्य भाषा। तो हम आगे बात करेंगे प्राचीन आर्य भाषा को लेकर के। प्राचीन आर्य भाषा में हम संस्कृत को शामिल करते हैं। हम जानते हैं कि भारत में जब आर्यों का प्रवेश हुआ तो जिस भाषा ने अपनी महत्ता स्थापित की या जिसने समाज में अपनी उपयोगिता स्थापित की, वो संस्कृत थी। तो प्राचीन आर्य भाषा और इसकी शुरुआत होती है संस्कृत से। संस्कृत को भी हम 2 भागों में विभाजित करते हैं। एक जिसको हम कहते हैं वैदिक संस्कृत, और दूसरी जिसको हम कहते हैं लौकिक संस्कृत। इनके कालखंड को लेकर भी विभाजन काल माना जाता है। वैदिक संस्कृत संस्कृत का वह रूप है जिनमें वेदों की रचना की गई, जिनमें उपनिषद लिखे गए, जिनमें विभिन्न प्रकार के वेदांग और ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए। तो इस प्रकार ये वैदिक संस्कृत के अंश माने जाते हैं। जैसे वेदों की रचना की गई, उपनिषद लिखे गए और वेदांग लिखे गए। ठीक है, तो वैदिक संस्कृत हो गए। दूसरी शाखा जिसे हम लौकिक संस्कृत कहते हैं। लौकिक से मतलब होता है जो इस लोक से जुड़ा हो, लोगों के बीच का हो, जो आम जन का हो, आम जो सामान्य समाज का हो, उसे हम लौकिक कहते हैं। वैदिक संस्कृत की अपेक्षा लौकिक संस्कृत कुछ सरल थी। ये सामान्य लोगों के द्वारा प्रयोग में लाई जा सकती थी, इसमें जटिलताएं कम थी। लौकिक संस्कृत को ही पाणिनि ने अपनी रचना अष्टाध्यायी का आधार बनाया है। अष्टाध्यायी की रचना की गई। इसके अलावा
बहुत सारे जो तत्कालीन साहित्य थे, तत्कालीन धर्मेत्तर साहित्य जो थे, धर्मेत्तर साहित्य, वो सभी इस लौकिक संस्कृत में लिखे गए। बाद में रामायण, महाभारत और अन्य कई सारे धार्मिक ग्रंथों की रचना इस लौकिक संस्कृत के अंतर्गत ही की गई। यदि इनके कालखंड की बात की जाए तो ऐसा माना जाता है कि 1500 BC से 1000 BC तक का जो कालखंड है वो वैदिक संस्कृत का है, जबकि 1000 BC से 500 BC तक का जो काल है वो लौकिक संस्कृत का है। इसके बाद बात करते हैं कि संस्कृत के बाद एक नई जो आम भाषा प्रचलन में आई उसे हम कहते हैं प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा, और यहीं से शुरुआत हो जाती है मध्यकालीन आर्य भाषा की। मध्यकालीन आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा। और मध्यकालीन आर्य भाषा को हम प्राकृत भाषा के नाम से भी जानते हैं। मध्यकालीन आर्य भाषा में हम सबसे पहले जिस भाषा को पढ़ते हैं वो पाली है। पाली के बाद फिर प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश। तो यहां ध्यान दीजिएगा, भाषा हमेशा परिवर्तित होती रहती है, हमेशा कठिन से सरल की तरफ बढ़ती है, हमेशा जटिलताओं से सुगमताओं की तरफ बढ़ती है। भाषा अलग अलग कालखंड में अलग अलग रूपों में प्रयोग की जाती रही। तो बाद में हम देखते हैं कि संस्कृत के बाद जो आम जन की भाषा हुई वो थी पाली, लेकिन हम इन्हें प्राकृत ही मानते हैं। प्राकृत की 3 श्रेणियां रखी गई। तो प्रथम प्राकृत कहा गया, जो प्रथम प्राकृत कहा गया, प्रथम प्राकृत, वो कहा गया पाली को। प्रथम प्राकृत किसे कहा गया? पाली को। इसके बाद आता है द्वितीय प्राकृत। द्वितीय प्राकृत, और द्वितीय प्राकृत को मूल प्राकृत या प्राकृत कहते हैं। और तीसरा है जिसे हम तृतीय प्राकृत या अपभ्रंश भी कहते हैं। तृतीय प्राकृत या अपभ्रंश भी कहते हैं। तो यहां प्रथम प्राकृत यानी पाली के बारे में जानते हैं। पाली का जो कालखंड माना जाता है वो माना जाता है कि ये 500 BC से लेकर के 1 AD तक, 1 AD तक प्रचलन में रही। 1 AD तक प्रचलन में रही। इसके बाद जो द्वितीय प्राकृत यानी जिसे हम प्राकृत कहते हैं, इसका जो कालखंड माना जाता है वो 1 AD से लेकर 500 AD तक प्रचलन में रही। 500 AD तक प्रचलन में रही। और तृतीय प्राकृत जिसे हम अपभ्रंश कहते हैं, इसका जो कालखंड माना जाता है वो 500 AD से लेकर के 1000 AD तक रहा। अब यहां ध्यान दीजिएगा, पाली, इसे हम कई नामों से जानते हैं। इसे प्रथम प्राकृत भी कहते हैं, इसे हम शिलालेखी प्राकृत भी कहते हैं। यह भारत की पहली शिलालेखी भाषा भी है, क्योंकि हम जानते हैं कि अशोक ने भारत में बहुत बड़े स्तर पर देश के विभिन्न भागों में अपने बातों को कहने के लिए, राजा के विचारों को व्यक्त करने के लिए, जनता को अवगत कराने के लिए जिस माध्यम का सहारा लिया वो था शिलालेख।
तो अलग अलग रूपों में शिलालेखों में जिन भाषा का प्रयोग किया गया उसे हम पाली कहते हैं। पाली को हम भारत की पहली राजभाषा भी कहते हैं, क्योंकि उस समय मौर्यों के काल में जिस भाषा को सबसे अधिक प्रश्रय दिया गया, जिस भाषा को सबसे अधिक बढ़ावा दिया गया, राजा ने अपने आदेश और कार्यालय में या फिर अपने प्रशासन को संचालित करने के लिए जिस भाषा का सर्वाधिक प्रयोग किया वो थी पाली। पाली को हम शिलालेखी भाषा भी कहते हैं। तो कई नामों से पाली को जाना जाता है। पाली का जो साहित्य लिखे गए सभी जो बौद्ध साहित्य हैं, बौद्ध साहित्य, उन सभी बौद्ध साहित्यों की रचना इस पाली भाषा में की गई। बुद्ध धर्म ने अपने उपदेश में भी जिस भाषा को स्थान दिया वो पाली भाषा ही थी। पाली के संबंध में सबसे जो प्राचीनतम उल्लेख मिलता है, पहली बार उल्लेख मिलता है, वो दीपवंश और महावंश जैसे जो सिंहली ग्रंथ हैं, जो श्रीलंका के जो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, जो इतिहास और बौद्ध इतिहास जानने में बहुत सहायता करते हैं, तो उसमें पहली बार पाली का उल्लेख मिलता है। संस्कृत के बारे में जो पहला उल्लेख मिलता है वो जो वाल्मीकि रामायण है, वाल्मीकि रामायण में पहली बार संस्कृत का उल्लेख मिलता है। तो बौद्ध साहित्यों की रचना किसमें की गई? पाली में। उसी प्रकार जैन साहित्यों की जो रचना की गई, जैन साहित्यों की जो रचना की गई वो प्राकृत भाषा में की गई। तो इस प्रकार कई सारे ऐसे महत्वपूर्ण जानकारियां हम इसके बारे में जान पाते हैं। तो प्रथम प्राकृत, द्वितीय प्राकृत और तृतीय प्राकृत। हम आगे बात करेंगे अपभ्रंश के बारे में। अगले वीडियो में हम अपभ्रंश, अवहट्ट और उनके नए नए जो भाग बनते हैं। हम जानते हैं कि भारत में मुख्य रूप से अपभ्रंश के जो 7 प्रकार हैं, जिन्हें हम मराठी, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, जिन्हें हम खस, मागधी, अर्धमागधी, ब्राह्मण, पैशाची और कई नामों से जानते हैं, उन सभी अपभ्रंशों पर हम बात करेंगे। धन्यवाद।